नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी नरेश शर्मा। राज्य कैबिनेट ने आज आधे दर्जन से अधिक फैसले करते हुए ईडब्ल्यूएस वर्ग को अन्य वर्गों के समान आयु सीमा में छूट देने पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी अन्य आरक्षित वर्ग के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुके हैं, उन्हें भी अन्य आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों की भांति आयु में शिथिलता का लाभ मिलेगा। साथ ही बढ़ाई गई आयु सीमा तक राजकीय सेवा में नियुक्ति के अवसर मिल सकेंगे। इस निर्णय से ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तथा महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट मिल सकेगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को राहत देने के उद्देश्य से राज्य बजट में इसकी घोषणा की थी। वहीं कैबिनेट ने गुर्जर आरक्षण के दौरान 3 मृतकों के एक आश्रितों को सेवा नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार नगर परिषद दौसा में नियमित नियुक्ति को स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमंडल ने पीडब्ल्यूडी में निरीक्षक उद्यान एवं सहायक निरीक्षक उद्यान के पद पर साक्षात्कार के स्थान पर लिखित परीक्षा से भर्ती किए जाने तथा इन पदों पर भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से किए जाने के उद्देश्य से राजस्थान हॉर्टिकल्चर अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के संशोधन को भी मंजूरी दी है। साथ ही कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षक, शारीरिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयों अध्यक्षों के नियम में संशोधन को भी अनुमोदन कर दिया है। कैबिनेट ने जैसलमेर जिले के देवीकोट गांव में 150 मेगावाट सोलर फोटोवोल्विक पावर प्लांट की स्थापना के लिए एनटीपीसी को करीब 577 बीघा भूमि आवंटित करने का फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक में प्रशासन गांवों के संग अभियान को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। प्रदेश की 11,000 से अधिक पंचायतों में यह अभियान चलेगा और 18 विभागों के काम एक साथ हो सकेंगे। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव के रण में आज दूसरे दिन भी एक्टिव दिखे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन। आज भगवान श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के दर्शन के साथ अपने दिन की शुरुआत तो देर शाम राजसमंद में कार्यकर्ता और कांग्रेस पदाधिकारियों के विशाल सम्मेलन को किया संबोधित। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन 2 दिन से राजसमंद में डेरा डाले हुए हैं। आज अजय माकन ने अपने दिन की शुरुआत भगवान श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के दर्शनों के साथ की। इस मौके पर श्रीनाथ जी मंदिर मंडल की ओर से अजय माकन का मंदिर परंपरा अनुसार समाधान कराया गया। इस मौके पर अजय माकन ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत की और कहा कि भगवान के दर पर आकर उन्होंने प्रदेश और देश में शांति और अमन की कामना की है। साथ ही वैश्विक महामारी कोरोना से निजात दिलाने की भी भगवान से अर्ज लगाई है। इस मौके पर अजय माकन ने प्रदेश की 3 उपचुनावों वाली विधानसभाओं में पार्टी की जीत होने का दावा किया। कोरोना संक्रमण के दौर में चुनावों के होने को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में अजय माकन ने साफ किया कि यह देखना भारत सरकार और चुनाव आयोग का मामला है। इसके साथ ही अजय माकन ने मेवाड़ के आराध्य देव भगवान एकलिंगनाथ के दर्शन किए तो शाम को राजसमंद में भगवान द्वारकाधीश के मंदिर में भी हाजिरी लगाई। राजसमंद की श्रीनाथ वाटिका में अजय माकन ने कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। अजय माकन ने कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के पदाधिकारियों को साफ किया कि जो भी इन चुनावों में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेगा, उन्हें प्रदेश में आगामी राजनीतिक नियुक्तियों में और संगठन में जिम्मेदारियां दी जाएंगी। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने न केवल कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र फूका, बल्कि साफ किया कि प्रदेश कांग्रेस इस विधानसभा के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी करेगी, जिसे मुख्यमंत्री गहलोत के साथ जारी किया जाएगा। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भवर एस। कोटा में भी आज होते होते रह गई कैदियों की फरारी की बड़ी वारदात।
मामला बाल संप्रेषण गृह नया गांव का है, जहां बाल अपचारियों की दो गुटों में पहले जमकर हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई, आपस में मारपीट हुई और सारे दरवाजों के लॉक तोड़ दिए गए। साथ में संप्रेषण गृह के कर्मचारियों से भी जमकर मारपीट की गई। इसी दौरान बड़ी तादाद में बाल अपचारी मौके से फरार होने की फिराक में थे, लेकिन समय रहते डिप्टी एसपी मुकुल शर्मा और एसएचओ महावीर नगर राजेंद्र कमांडो मय जाप्ता वहां पर पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने जब बाल संप्रेषण गृह की तलाशी ली तो इस पूरे गोरखधंधे में कई हैरतअंगेज खुलासे हुए। यहाँ से 7 मोबाइल फोन, चार्जर, चाकू, हथौड़ा और सरिये समेत कई तरह के प्रतिबंधित सामान भी पुलिस ने बरामद की है, जिसमें नशे की सामग्री भी शामिल है। कोटा का बाल सुधार गृह इससे पहले भी बदनाम रहा है और इससे पहले भी यहाँ आपस में हंगामे, मारपीट और तोड़फोड़ की खबरें आती रही है। असल में यहाँ स्टाफ की भारी कमी है, सुरक्षा के कोई बंदोबस्त ही नहीं है और जिन कार्मिकों का बाल संप्रेषण गृह कोटा में पदस्थापन होता है, अपराधों के बोलबाले के चलते वो तौबा करके यहाँ से अपना तबादला कराने की फिराक में रहते हैं। रुक करते हैं अजमेर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप अजमेर डिस्कॉम ने स्थापित किया महिला सशक्तिकरण का पहला पायदान। अजमेर के मदार में बना प्रदेश का पहला महिला सब डिवीजन। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अजमेर डिस्कॉम ने पूरे प्रदेश में पहला महिला सब डिवीजन बनाकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप महिला सब डिवीजन में कार्यरत सभी 15 सदस्यों का स्टाफ महिला शक्ति है। यहाँ कार्य करने वाली वरिष्ठ अधिकारी भी महिला है तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी महिला ही रखी गई है। मदार सब डिवीजन के लगभग 40,000 विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत सप्लाई देने का वादा भी इन महिलाओं द्वारा किया गया है। अजमेर की संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीणा प्रधान और डिस्कॉम के एमडी वीएस भाटी ने इस मौके पर इस स्पेशल सब डिवीजन की महिला टीम की तारीफ की और हौसला अफजाई करते हुए कहा कि अब डिस्कॉम के सभी व्रतों में महिला सब डिवीजन बनाए जाएंगे। देश की आधी आबादी मानी जाने वाली महिला शक्ति को प्रोत्साहित करने के साथ साथ उनमें आत्मविश्वास परिपूर्ण करने के लिए अजमेर डिस्कॉम द्वारा उठाया गया पहला कदम महिला सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव कौर। पाक के नापाक इरादे रह रहकर सामने आते रहे हैं, मगर अब पाकिस्तान को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि डीआरडीओ और जिस तरीके से जोधपुर की डिफेंस लेबोरेटरी की टीम ने मिलकर एक ऐसा नवाचार किया है जिसके चलते दुश्मन के रडार और मिसाइलों को प्रभावित करने का काम करने के लिए एक टेक्निक विकसित की गई है, जिसमें शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज के जो रॉकेट हैं उनका परीक्षण अरब सागर में किया गया है, वो सक्सीड रहा है। जिस तरीके से नौसेना और एयरफोर्स ने अब इस तकनीक को अपनाने का फैसला किया है, उसके साथ में कहा जा सकता है कि जिस तरीके से डीआरडीओ और डिफेंस लेवल की टीम ने जो परीक्षण किया, सफल रहने के बाद में अब इसकी डिमांड बढ़ रही है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द आर्मी भी इस तकनीक को अपना सकती है। डिफेंस लेबोरेटरी के डायरेक्टर रविंदर कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस पूरी तकनीक को विस्तार से बताया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोई भी मिसाइल का रास्ता बदलना हो, उसे पथ भ्रष्ट करना हो या फिर रडार को बचाने जैसी बात, उसमें जब ये मिसाइल छोड़ी जाती है तो उस वक्त क्लाउड बनता है। ऐसी परिस्थिति के अंदर बहुत कुछ एक पलक झपकते ही बदलाव किया जा सकता है। पूरे डिफेंस लेबोरेटरी की टीम और डीआरडीओ की टीम में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि इस तरह का जो प्रयोग किया गया है ये राष्ट्र के हित में, राष्ट्र की सुरक्षा में एक बड़ा कदम है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस टीम को अपनी बधाई दी है, तो वहीं नौसेना के जो वरिष्ठ अधिकारी उन्होंने भी उस पूरी टीम को बधाइयां दी है। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में ज्वेलरी शॉप पर हुई लूट के मामले में पुलिस ने वाकई तेजी दिखाई है। 12 घंटों में ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया है और 3 युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आज एडिशनल एसपी शैलेंद्र इंदोलिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए पूरे मामले का खुलासा किया। गौरतलब है कि बीकानेर में कल शाम ढले ज्वेलरी शॉप पर लूट हुई थी, जिसमें 50 ग्राम सोना लूट के ले गए थे। इन बदमाशों से हथियार भी बरामद किए हैं। दरअसल एसपी प्रीति चंद्रा के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और एक स्पेशल टीम बनाई गई थी। उस स्पेशल टीम ने विभिन्न तथ्य जुटाकर 12 घंटों में ही इस मामले का खुलासा कर दिया। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि कटारा।
भरतपुर के जीवन ज्योति बाल गृह में नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म जैसी घटना के बाद आज संस्था के सचिव के खिलाफ मथुरा गेट थाने में कराया गया मामला दर्ज। जिला कलेक्टर नथमा डिटेल के निर्देशों के तहत जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक द्वारा जीवन ज्योति बाल गृह में घटित प्रकरण की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए दोषी संस्था के सचिव के विरुद्ध मथुरा गेट थाने में विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिला कलेक्टर नथमा डिटेल ने बताया कि निर्देशों के तहत सोसाइटी फॉर सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट स्वयंसेवी संस्था द्वारा संचालित जीवन ज्योति बाल गृह एवं जीवन ज्योति शिशु गृह में आवासरत बालकों को कृष्ण बाल गृह, परिवर्तन खुला आश्रय गृह एवं राजकीय शिशु बाल गृह में बाल कल्याण समिति के माध्यम से स्थानांतरित कर दिया गया है। साथ ही इन बालकों का बाल अधिकारिता विभाग द्वारा नियुक्त काउंसलर के माध्यम से काउंसलिंग भी करवाई गई है। बाल गृह में कुकर्म जैसी घटना के बाद बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल के द्वारा भरतपुर का दौरा किया गया था, जिसके बाद जिला कलेक्टर को निर्देश भी दिए गए थे। जिसके बाद आज भरतपुर के मथुरा गेट थाने में संस्था के सचिव के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है।